आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ड। हम बात कर रहे थे लिविंग वर्ड के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे कि क्या फीचर्स होते हैं लिविंग के, हम कैसे डिसाइड करते हैं कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि कोई जीवित है या कोई अजीवित है या निर्जीव है, हम कैसे यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी बेसिक सी चीजें समझी हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कंटेंट के बारे में डिस्कस किया है और हमने कहा कंटेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। सेकेंड है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। तीसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड लास्ट है टैक्सोनॉमिक एड्स, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक चल रहा है व्हाट इज लिविंग। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज लिविंग के बारे में और हम देख रहे हैं कि लिविंग जो है हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या क्या फीचर्स इनके होते हैं। इसमें हमने कहा कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, हम पढ़ रहे थे कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग के बारे में, जिसमें हमने कहा कि इसमें एक और कैरेक्टर ऐड होना चाहिए जिसे हमने न्यूट्रिशन कहा है। जिसे हमने क्या कहा है, न्यूट्रिशन। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे सारी ही एक्टिविटी इंक्लूड हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन को जब हमने अलग से यहाँ पे डिस्कस किया था तब हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी यहाँ पर कि जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो किस प्रकार से हुआ है, क्यों यहाँ पर हुआ है। ठीक है, हमने कहा कि न्यूट्रिशन में सिंपल सी बात हम इतनी समझते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। अगर कोई फूड इनटेक नहीं कर रहा है इट मीन्स वो लिविंग नहीं है, क्योंकि हर किसी को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या कहा, अगर किसी को एनर्जी चाहिए तो वो फूड को इनटेक करेगा, और फूड को इनटेक करने का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन है, पोषण है। तो हमने पोषण की क्या डेफिनेशन ली थी, हमने कहा भोजन को ग्रहण कर, भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर शरीर के द्वारा ऊर्जा का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। ठीक है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा उचित पोषण। ठीक, उचित पोषण का मतलब क्या है, उचित पोषण का मतलब है हमारे फूड में सारे ही न्यूट्रिएंट, सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होने चाहिए, तभी आपको उचित पोषण यहाँ पर मिलता है। हम बात कर चुके थे न्यूट्रिशन के बारे में। हमने कहा जो ग्रोथ है वो दो प्रकार की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर हम बात करें कि जो लिविंग का कैरेक्टर है, लिविंग का कैरेक्टर ग्रोथ है, लेकिन हमने कहा कि दोनों में से कौन सा कैरेक्टर होगा। आपने कहा जो इंटरनल ग्रोथ है वो लिविंग का कैरेक्टर, अगर इंटरनली ग्रोथ हो रही है तो एक्सटर्नली भी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर नॉन लिविंग का कैरेक्टर देखें तो हमने कहा नॉन लिविंग का कैरेक्टर ग्रोथ हो सकता है अगर हम बात करें एक्सटर्नल ग्रोथ की, बाह्य वृद्धि की हम बात करें। एग्जाम्पल हमने लिया था कल स्टोन का। हमने कहा कोई एक स्टोन है और टाइम के साथ साथ आपने कहा कि पानी के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे धूल मिट्टी के कण क्या हो गए हैं, इससे चिपक गए हैं। जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर थे वो इस पत्थर में चिपक गए हैं और आपने देखा इसका जो साइज है वो बढ़ गया है। तो इससे क्या हुआ, हमने कहा एक्सटर्नल ग्रोथ हुई है। ग्रोथ का मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो आकार है आकार में वृद्धि तो हुई है, लेकिन किस प्रकार की, एक्सटर्नल है यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। और एक्सटर्नल जो ग्रोथ है वो किसका कैरेक्टर है, आपने कहा नॉन लिविंग का, लेकिन इंटरनल ग्रोथ नॉन लिविंग का कैरेक्टर नहीं होगी। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रिप्रोडक्शन। आपने कहा कि जो लिविंग है, लिविंग का जो कैरेक्टर है वो होगा यहाँ पर रिप्रोडक्शन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ही क्या होता है, ग्रोथ जो होती है वो कवर हो जाती है। सेकंड हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। आपने कहा कोई लिविंग है इट मीन्स उसमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया पाई जा रही है, क्योंकि अगर प्रजनन की प्रक्रिया पाई ही नहीं जाए, अगर हम कहें कि प्रजनन क्या होता है, हमने कहा प्रजनन किसी जीव द्वारा तो हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी जीव द्वारा नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आपने कहा कोई जीव है वो अपने ही समान नई संतति को बनाएगा, क्योंकि आपने कहा कि जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी क्या होती है, यहाँ पे निश्चित होती है, उसकी क्या होगी, मृत्यु भी होगी। अब अगर कोई जीव यहाँ पर प्रजनन ही नहीं करेगा तो वो जीवित कैसे रहेगा। जैसे कि हम कहते हैं डायनासोर, तो डायनासोर यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
हमने कहा कि अगर कोई जीव है वो उसमें प्रजनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी, इट मीन्स वो नई संतति या नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण नहीं करेगा। जब नए ऑफस्प्रिंग नहीं बचेंगे तो आपने कहा धीरे धीरे वो जो जीव है उनकी मृत्यु होगी और अब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नए जीव नहीं बने हैं। तो अगर आप किसी को देख रहे हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसे देख रहे हैं, इट मीन्स वहां पर प्रजनन हो रहा है, और प्रजनन चाहे किसी भी रूप में हो। आपने कहा अगर हम प्रजनन को पढ़ते हैं, प्रजनन चाहे अलैंगिक हो या प्रजनन लैंगिक हो, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है दोनों में, कि नए जीव यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, नए जीव यहाँ पर बनेंगे, दोनों के द्वारा बनेंगे। दोनों में डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन हमने कहा कि नए जीव बनेंगे, चाहे यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो इतना आप समझ चुके हैं कि क्या है, किसी भी जीव में या किसी भी स्पीसीज में या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसे अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखनी है, अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो वहां पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने कहा रिप्रोडक्शन हमने दो प्रकार का पढ़ा है, जिसमें हमने कहा अलैंगिक और दूसरा हमने कहा लैंगिक। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, एसेक्सुअल कहते हैं, और दूसरे को आप क्या कहते हैं, सेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, दोनों प्रोसेस में सिमिलैरिटी क्या है, नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, तो आपने कहा एग्जिस्टेंस बनी हुई है। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि अगर हम अलैंगिक की बात करें, आपने कहा एक ही जनक, एक ही पेरेंट जो है वो क्या है, इनफ होता है। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। और आपने कहा अगर लैंगिक है तो आपने कहा दो जनक मस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपने कहा क्योंकि एक जनक है तो आपने कहा कोई भी विविधता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर एक ही जनक है, आपने कहा कि एक ही जनक क्या होगा, अगर उसी से नए जीव बन रहे हैं तो इसका मतलब है उसी का जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है, तो कोई विविधता आपको नहीं मिलेगी। तो आपने क्या बोला कि विविधता नहीं पाई जाती है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई म्यूटेशन अगर हो गया है तो तब यहाँ पर कोई विविधता आप देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम कहेंगे यहाँ पे विविधता नहीं होगी। लेकिन क्योंकि दो जनक है और दोनों जनक क्या करेंगे, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का जेनेटिक मटेरियल अगर क्या होता है यहाँ पे फ्यूज होता है, तो आपको एक नया जीव मिलता है जिसमें आपने कहा विविधता आपको मिलती है। क्लियर है। तीसरा हमने क्या कहा, प्रोसीजर के डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि हमने कहा कि गैमेट यहाँ पर नहीं बनेंगे, यहाँ पर गैमेट बनते हैं। आपने कहा G4 गैमेट, गैमेट नहीं बनते हैं, गैमेट बनेंगे। अब आपने कहा फर्टिलाइजेशन, जब गैमेट ही नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आपने कहा सिंपल जो प्रोसेस है वो कौन सी है, ये वाली सिंपल प्रोसेस है, ये वाली क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आ जाती है। ये डिफरेंस आ जाता है, ये जब आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप क्लास 12 में जाते हैं तब आपके पास सेपरेट चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन, और दोनों सेपरेट आते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो आप दोनों को पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, तब ये सारी चीजें आप वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, जिसमें से हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि अगर रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है तो नए जो जीव है वो आते चले जा रहे हैं। जैसे कि ह्यूमंस का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमने कहा अगर ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता तो क्या अभी तक जो मनुष्य हैं उनका अस्तित्व बना रहता, हमने कहा नहीं, क्योंकि नए जो मनुष्य हैं वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आते जा रहे हैं, उनका जो जन्म है वो होता चला जा रहा है। इसीलिए क्या है, मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो अस्तित्व है वो बना हुआ है। सेम सारी चीजों पे ये अप्लाई होता है, चाहे आप प्लांट्स की बात करें, चाहे हम सूक्ष्म जीवों की बात करें, या चाहे हम बात करें जंतुओं के बारे में। तो इतना आप समझ चुके हैं कि अगर कोई लिविंग है, कोई जीवित है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो पाया ही जाएगा। अब हमने कहा कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के जीव आते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव आते हैं। कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। हमने कहा कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, क्या उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल सब में रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग हो सकती है, रिप्रोडक्शन का प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन सभी में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है, और हमारे पास एग्जाम्पल आता है फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पौधे।
पुष्पीय पौधे। ठीक है, ये हम बात करेंगे किसके बारे में, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमंस के बारे में, यानी कि मनुष्य के बारे में। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं, या फिर हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों में ही क्या पाया जा रहा है, रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। डिफरेंस इतना है कि अगर हम अमीबा को ले, बैक्टीरिया में यहाँ पर क्या आपने कहा, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम अमीबा का एग्जांपल है तो हमने कहा कि इसमें क्या पाया जाता है, बाइनरी फिजन पाया जाता है। सिंपली एक कोशिका होती है, एक अमीबा होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये हम जानते हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में टूटने लगता है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या हो गया है, दो न्यूक्लियस बन गए हैं, एक यहाँ पर बन गया है और एक यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ से क्या हुआ, दो कोशिकाएं बन गई हैं, एक ये बनी है और एक ये बनी है। सिंपली यही रिप्रोडक्शन है। कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन हमारे पास आया है, आपने कहा अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया है, जो कि किस में पाया जा रहा है, अमीबा में पाया जा रहा है। एक्वेटिक यानी कि जलीय जीव है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है, जलीय क्या है, जल में पाए जाते हैं, इतना सूक्ष्म है कि हम इसे माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं। आपने कहा इसने सिंपली क्या किया, एक जनक कोशिका थी, एक अमीबा था, अमीबा से दो यहाँ पर अमीबा बन गए हैं, यानी कि दो संतति कोशिकाएं बन गई हैं। इसी प्रकार से प्रजनन की प्रक्रिया चल रही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें प्लांट की, जो पुष्पीय पौधे थे, क्योंकि हमने कहा कि इनमें लैंगिक जनन पाया जा रहा है, तो लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, पॉलिन ग्रेन बनते हैं, जिन्हें पराग कण कहते हैं। इन पराग कण के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, जिन्हें नर युग्मक कहते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर जब फूल में दोनों भाग होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जैसे स्टेमेन और पिस्टिल के नाम से हम जानते हैं। हमने कहा जो नर युग्मक है, अब वो कहाँ जाएंगे, फीमेल पार्ट में जाएंगे, वहां पर क्या होगी, एग सेल होगी। और जब ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। और आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपने कहा सीड और फ्रूट बनते हैं। अब आपने कहा नया प्लांट कैसे बना, हमने कहा जो सीड आए हैं उसी से नया प्लांट बनेगा। ठीक है, हम बीजों को ही बोते हैं जब भी हमें किसी प्लांट को उगाना होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या देखा आपने, आपने कहा यहाँ पे सिंपल सी प्रोसेस हो रही थी, एक अमीबा था, अमीबा सिंपली दो भागों में विभाजित हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा कि पराग कण, पहले पराग कण बने होंगे, पराग कणों के अंदर यहाँ पर गैमीट बना होगा, यानी कि नर युग्मक बना होगा। फिर सेम वहीं पे जो फीमेल थी, फीमेल में आपने कहा ये क्या है, मादा युग्मक, यानी कि फीमेल गैमेट। अब आपने कहा फीमेल गैमेट भी बनी होगी, फिर दोनों का सनलाइन इनकी फ्यूजन हुआ है, फिर वहां पर डेवलपमेंट हुआ है, और तब जाके आपको सीड या बीज और फल यानी कि फ्रूट मिले हैं। तो हो क्या रहा है, आपने कहा कि नए जीव आपको मिल रहे हैं, प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर अलग है, रिप्रोडक्शन का अलग अलग प्रकार है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आपने क्या कहा है, सूक्ष्म जीव भी आपने देखे हैं, और आपने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जीवों के बारे में भी आपने जाना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर लिविंग का कैरेक्टर है। मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस चल रही है, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, सारी क्या है, मेटाबॉलिज्म में आती हैं। कॉन्शियसनेस, अगर हम कहें कॉन्शियसनेस, आप कहते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, जब आप कॉन्शियस है किसी चीज को लेकर के, यानी कि आप संवेदनाओं को आप समझ रहे हैं, चीजों को आप समझ रहे हैं, आप में सेंस ऑर्गन पाए जा रहे हैं। सिंपल सी मतलब है कॉन्शियसनेस का, सिंपल सा मतलब है, हमने कहा कॉन्शियसनेस का सिंपल सा मतलब है कि हम अपने वातावरण के प्रति क्या दे रहे हैं, यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो हमने कहा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि अपने वातावरण में बदलाव के प्रति क्या देना, बदलाव के लिए
या बदलाव की वजह से, बदलाव के कारण क्या देना, प्रतिक्रिया देना। अब वातावरण में आपके दोनों चीजें आ जाती हैं, आपने कहा बायोटिक फैक्टर भी आते हैं और एबायोटिक फैक्टर भी आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कॉन्शियसनेस जिसमें होगी वो वातावरण के प्रति क्या देगा, वातावरण आपने कहा कि कोई जो जीव है उसकी वजह से क्या है आप पे फर्क पड़ सकता है, या फिर एबायोटिक में हम बात करें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, सर्दी है, गर्मी है, इन सारी चीज़ों का आप पे क्या पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है, आप कॉन्शियस हैं, आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि ये क्या होते हैं, लिविंग के कैरेक्टर्स होते हैं। लिविंग के और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए हैं तो इसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि हमने कहा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमने समझा, हमने कहा क्या हुआ यहाँ पे, न्यूट्रिशन में आपने फूड को इंटेक किया, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि फूड का फॉर्मेशन हमारे पास आता है, जिसमें आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस आ गया है। फिर आपने कहा इसी में डाइजेशन आ गया है। अब जब डाइजेशन हो गया है तो आपने कहा रेस्पिरेशन भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। रेस्पिरेशन अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, सर्कुलेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन भी पढ़ेंगे। अगर आपने डाइजेशन पढ़ा है तो उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि एक से एक प्रोसेस है, दूसरी प्रोसेस क्या है यहाँ पे कनेक्टेड है, तो सारे ही यहाँ पे क्या है, लिविंग के कैरेक्टर, चाहे फोटोसिंथेसिस हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, सारे ही क्या है, लिविंग के कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो एक चीज से सारी चीजें जुड़ी हैं। आपने कहा न्यूट्रिशन से आपको बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। एक बार सारे पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें हम बात करेंगे डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में। आपने कहा डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स विच आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स ओनली लाइक अ कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। आपने कहा कि डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, जो सब पर ही अप्लाई होते हैं। जैसे हमने कहा कॉन्शियसनेस हो गई है और जो मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। Non-defining characteristics features are those features which can be present in both living beings and non-living things. Like growth are those features which are exclusively present in living being only like a consciousness, metabolism, etc. तो नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताई गई है, आपने कहा कि जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं वो ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने बोला those features which can be present in both living beings and non-living things like growth are those features which are exclusively present in living beings only like consciousness। आपने कहा कि यहाँ पर ग्रोथ को अगर हम देखें, अगर हमने ग्रोथ की बात की थी तो अगर हम ग्रोथ को देखें तो हमने दो प्रकार की ग्रोथ की बात की थी, इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ। आपने कहा कि जो यहाँ पर ग्रोथ है अगर हम नॉर्मली ग्रोथ को देखें तो हमने कहा दोनों में पाई जा सकती है, लिविंग में भी नॉन लिविंग में भी। हाँ, अगर हम पर्टिकुलरली इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर्स है, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें तो हमने कहा क्या होगा, यहाँ पे दोनों में पाई जा सकती है। Non-defining characteristic features are those features which can be present in both living beings and non-living things like growth। ये लाइनें रिपीट हो गई हैं, यहाँ तक की बात आप लोग कर लीजिए। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, आपने कहा डिफाइनिंग फीचर्स वो है जो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं जो दोनों में पाए जा सकते हैं, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। तो एक बार आप लोग डेफिनेशन को देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, यहाँ पर हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में। सबसे पहले आपके पास आता है व्हाट इज टैक्सोनॉमी। Taxonomy is a science that deals with naming, describing and classification of all living organisms including plants। ठीक है, क्या होती है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी नया जीव है या कोई भी प्लांट्स यहाँ पर आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात हो रही है, कोई भी लिविंग है यहाँ पर, उसको आप क्या करते हैं यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, उसकी नेमिंग करेंगे, उसे डिस्क्राइब करेंगे, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं,
सबसे पहले हमने क्या बोला, देखिए आपके पास कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आ गया है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। अब आप क्या करेंगे, आपने कभी नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसके फीचर्स को देखेंगे कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं, आप उसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये इसमें कौन से फीचर्स हैं, क्या है इसमें एनिमल के फीचर्स हैं या इसमें प्लांट के फीचर हैं, क्या ये क्या होता है, अगर प्लांट के फीचर्स है तो कहाँ ग्रो करता है, वाटर में है या टेरेस्ट्रियल में है, अगर एनिमल है तो एनिमल में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सारे फीचर्स को, जो इंटरनल फीचर्स आते हैं उसमें आप देखते हैं कि कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है या फिर आपने कहा माइक्रोस्कोपिक तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है, जो विजिबल है, आप उसकी बात अगर करेंगे तो आप देखेंगे अगर एनिमल है तो एनिमल में किसकी क्रिएचर है, आपने कहा जब आप किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो आप बात करेंगे किंगडम पॉरीफेरा से, किंगडम यहाँ पर किंगडम फाइलम पॉरीफेरा से, और आप बात करेंगे यहाँ पर एनिमेलिया तक। तो एनिमेलिया में जब आप लास्ट क्लास पढ़ते हैं मैमेलिया, ठीक है, मैमल्स की बात करते हैं, आपने कहा पॉरीफेरा है, मैमल्स है, तो आप स्पॉन्जेस और मैमल्स के बीच में सारे ही कैटेगरी को देखेंगे कि किससे किसके कैरेक्टर मैच हो रहे हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कैरेक्टर को आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि क्या क्या कैरेक्टर्स इनमें पाए जा रहे हैं। अब आपने कहा इसके अकॉर्डिंग अब आप उसकी नेमिंग भी कर लेंगे कि क्या नाम इसका होगा, और अब आप उसे क्या करेंगे, क्लासीफाई भी कर देंगे, वर्गीकृत कर लेंगे। अब आप कहेंगे अगर ये प्लांट है तो किंगडम प्लांटी में रखेंगे, एनिमल है तो किंगडम एनिमेलिया में रखेंगे। किंगडम एनिमेलिया के आपके पास बहुत सारे क्या आते हैं, फाइलम आते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा से आप स्टार्ट करेंगे और जिस भी फाइलम में ये क्या आता है, जिस भी फाइलम से रिलेटेड इसके कैरेक्टर हैं, फीचर्स हैं, आप उसी फाइलम में से क्या करते हैं, रख देते हैं, या फिर आपने कहा जिस क्लास से रिलेटेड होगा उस क्लास में आप यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं टैक्सोनॉमी के अंडर। तो टैक्सोनॉमी में आप क्या करते हैं, किसी भी क्रिएचर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं और उसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन बिहेवियर, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वेरिएशन। तो आपने कहा किस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आपने कहा बिहेवियरल यानी कि उसका बिहेव कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, जेनेटिक यानी कि उसके इंटरनल फीचर्स कैसे हैं, बायोकेमिकल वेरिएशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार कर लीजिए, आपसे पूछा जाता है कि क्या स्टेप्स होते हैं टैक्सोनॉमी के। आपने क्या, कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, एंड लास्ट में आप उसे क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे, उसका एक वर्गीकरण, आप स्पेसिफिक जो क्लासिफिकेशन होता है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमी, organisms are classified into similar category, namely kingdom, phylum, class, order, family, genus, species। ये आपको एक सीक्वेंस दिया गया है। जब हम क्लासिफिकेशन जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब हम क्लासिफिकेशन को समझेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और तब हम उसके एग्जाम्पल लेंगे, जो हमारे डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो हमने क्या कहा, हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा ग्रुप, आपने जनरल एक ग्रुप बना दिया, जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि हमने क्या किया है, स्कूल एक पूरा एक ग्रुप हमने मान लिया है, लेकिन स्कूल के अंदर भी कैटेगरी होती है, टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, और बाकी वर्किंग स्टाफ होता है। फिर हमने कहा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, क्लास वाइज आपने अलग अलग ग्रुप किए हैं। फिर हमने कहा क्लास में भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप हमने बना लिया है। ठीक है, फिर हमने कहा गर्ल्स एंड बॉयज के ग्रुप में भी हमने अलग अलग ग्रुपिंग कर ली है। हमने कहा कि सिमिलर इंटरेस्ट के बेसिस पे हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप यहाँ पर कौन होते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग बैचेस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या होती है, सारी जो चीजें हैं, सारी जो एक्टिविटीज हैं वो लोग वहाँ पर करते हैं। सेम वैसे ही चीज यहाँ पर है कि सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम। ठीक है, किंगडम हमारे पास कितने आएंगे, 5 किंगडम आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किंगडम से छोटा ग्रुप है फाइलम, फाइलम से छोटा ग्रुप है क्लास, क्लास से छोटा ग्रुप है ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा ग्रुप है फैमिली, फैमिली से छोटा ग्रुप है जीनस, और सबसे छोटा जो हमारे पास ग्रुप आता है स्पीशीज, सबसे छोटी इकाई आती है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या थी। अब ये सारी चीजें आप सबके बारे में पढ़ेंगे, सबके यानी कि 5 किंगडम हमारे पास आएंगे, कौन कौन से हैं, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, और पांचवा है एनिमेलिया।
आप इन पांचों के बारे में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार देखिए टैक्सोनॉमी क्या होती है। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। Optica systematics is the study of classification of organism into kingdom, both past and present, and the relationship between the living organism. आपने कहा कि सिंपली अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो हम क्या करें, टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके जो फीचर्स है उसे डिफाइन कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सिस्टमैटिक्स में हमने क्या कहा, हम सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो हुआ है उसकी हम स्टडी करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट और प्रेजेंट, कि पास्ट में कैसे इनके क्या हो रहे होंगे, फीचर्स रहे होंगे, और प्रेजेंट में क्या फीचर्स हैं, हम इनके बारे में भी बात करते हैं। देन हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम देखते हैं कि जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिससे आप स्टडी कर रहे हैं उसका अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आप डिफरेंस समझे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में। टैक्सोनॉमी में सिंपली आप क्लासिफाई कर रहे हैं, आपको कोई नया जीव मिला, अब आपको उसे क्या करना है, किसी न किसी ग्रुप में आपको उसे रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें जबरदस्ती किसी ग्रुप में रखना है। अगर वो किसी ग्रुप से मेल नहीं खाता है तो हम उसे अलग ग्रुप में रखेंगे, अलग ग्रुप उसके लिए बनाएंगे। अगर वो किसी ग्रुप से उसके फीचर्स मैच होते हैं तो हम उस ग्रुप में उसे रख देंगे। लेकिन सिस्टमैटिक्स में हम सारी चीजें देखते हैं, पास्ट के जो कैरेक्टर हैं, प्रेजेंट के जो कैरेक्टर हैं, क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, और अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है या है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक्स की बात हम बात करेंगे यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, जो आप अभी देख चुके हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, हमने कहा टैक्सोनॉमी में जब हमने देखा, जब हमने आइडेंटिफाई किया किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसके फीचर्स हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्क्राइब किए, हाँ, उसकी नेमिंग की, उसको क्लासिफाई किया, तो आपके पास ये सीक्वेंस आया था, छोटे से बड़े की ओर आपको ये एरो दिखा रहा है आपके बुक में, ये क्या है, इमेज है। हमने कहा कि सबसे बड़ा ग्रुप, जैसे हमने कहा किंगडम होता है, देन फाइलम और डिवीजन, दो चीजें दिखाई गई हैं। अगर हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फाइलम कहते हैं, अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो हम डिवीजन कहते हैं। देन क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपका जो सेकंड चैप्टर होगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने जो चीजें समझी हैं इजी हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।